स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे इकोनॉमी के सीनियर फैकल्टी आयुष सांगी मेरे साथ आज डिस्कशन में जुड़े हैं। वेलकम आयुष, वेलकम टू स्टडी IQ फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच मोहित। वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू। तो आयुष, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ऑफ कोर्स आपको बहुत बच्चों ने बहुत प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, बट मैं आपसे कुछ एक पर्सनल चीज पूछना चाहता हूँ आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। प्रिपरेशन जर्नी मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा इट वाजंट एज चैलेंजिंग एज द अदर स्टूडेंट्स। उसका रीजन ये है कि मैंने सीए कंप्लीट कर लिया था। ओके। तो मेरे फादर जैसे हमेशा कहते हैं बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो बैकअप ऑप्शन के लिए मेरे पास एक चीज थी, तो मैंने सोचा चलो यूपीएससी करते हैं। और ऐसा कभी नहीं था कि मेरा कोई बचपन से एम है या कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। हमारे जैसे लोग ही आईएएस करते हैं, तो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट वंस। तो एक फुल फ्लो में अटेम्प्ट देके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने बड़ी शिद्दत के साथ, मैं बोलूंगा, साल भर लगाया, उसमें तैयारी करी। और मैं उस एरा से हूँ, मतलब प्री 2013 एरा, जब 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। ओके। तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और जीएस का जो कंपोनेंट है काफी कम होता था। तो हमने उस टाइम पे तैयारी करी हुई है। तो उस टाइम का जो प्रिपरेशन फेज था वो सारा ऑप्शनल फोकस्ड हुआ करता था। राइट। इट यूज्ड टू बी वेरी ऑप्शनल हैवी। और तब के चैलेंजेस ये थे कि हमारे पास स्टडी मटेरियल जो था वो बहुत लिमिटेड था, सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, ऑनलाइन का इतना बोलबाला नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ है, टेबल्स टर्न हो गई है। अब ऐसा हो गया है कि इतने सोर्सेज हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है बेचारा। तो एज प्रिपरेशन जर्नी मेरी अच्छी रही। चैलेंजेस जो थे वो इन टर्म्स ऑफ डाउट क्लियरिंग सेशंस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी स्टडी मटेरियल, एक्सेसिबिलिटी, उस पे थे, जो कि मेरे साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट में काफी हद तक हुआ था। एंड थर्डली हमारे पास स्टडी ग्रुप्स या मेंटरिंग नहीं होती थी। तो हम लोग स्टडी ग्रुप्स पे जैसे फोकस करते थे आपस में फ्रेंड्स, लेकिन एक जो मेंटरिंग का एस्पेक्ट था वो हमारे पास नहीं था कि क्लासेस खत्म हो जाएं तो उसके बाद हम किससे पूछें। करेक्ट। देखिए, फैकल्टी, मैं खुद फैकल्टी हूं, तो आई वुड नॉट लाइक टू ब्लेम एनी फैकल्टी, क्योंकि फैकल्टीज के पास और भी बहुत काम होते हैं, मतलब टू प्रिपेयर, टू टीच, टू डेवलप क्वेश्चंस, टू डेवलप कंटेंट। तो इस वजह से वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल नहीं रह सकते। तो एक चेंज जो मैंने तब से आज तक अपने में देखा है कि मेंटरिंग सेशन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो मेहनत है, उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, जो कि कैटापल्ट कर सकता है आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए। करेक्ट। तो प्रिपरेशन जर्नी मेरी काफी अच्छी रही, हेल्दी रही। कुछ क्या चैलेंजेस थे जो मतलब मेरे ख्याल सभी के साथ रहते हैं। और आई मीन इट वाज, आई एम नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज डेज। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छी जर्नी रही। तो दोस्तों, जैसा आयुष ने बोला कि मेंटरशिप जो है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट गेम चेंजिंग रोल प्ले कर जाता है। कई बार आप बहुत सारी गलतियां करने से बच जाते हो, आपकी प्रिपरेशन ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक है। तो आयुष, आपने मेंशन किया कि 2 ऑप्शनल एरा में आपने तैयारी शुरू करी थी। 2 ऑप्शनल्स कौन से थे आपके? तो सबसे पहले मैंने, बीइंग अ सीए, सबसे पहले मैंने चूज करा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ओके। एंड सेकंड ऑप्शनल दैट आई चोज वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिन उस टाइम पे ऐसा था दैट मुझे नॉलेज उतनी थी नहीं, एंड सेकंड ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। राइट। एंड मोहित, आप जानते ही हो, मतलब यू आल्सो हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, तो यू वुड नो। तब मैंने रियलाइज करा कि मेरी ये स्ट्रेटजी गलत, ये मुझे एक अटेम्प्ट के बाद ही समझ में आ गया। सो देन आई स्विच्ड माय ऑप्शनल टू इकोनॉमिक्स। सो आई स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक जो इंटरेस्ट वाला फैक्टर है, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक्स में डेवलप होना शुरू हो गया था तब से। मतलब जो सीड होता है या जो जर्म होता है वो ले हो गया था। तो ये 2 ऑप्शन, मतलब मैंने पढ़े 3 ऑप्शनल्स हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मतलब जैसे कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं आप, अपने ऑप्शनल की तरफ जो डेडिकेशन के साथ जो पढ़ाई करी है, वो मैंने इकोनॉमिक्स में करी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करी है। आयुष, जैसे बच्चे ज्यादातर आपको इकोनॉमी से जानते हैं क्योंकि आप जीएस इकोनॉमी के काफी पॉपुलर एजुकेटर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो जीएस इकोनॉमी जब आपने पढ़ानी शुरू करी, आई एम श्योर ऑप्शनल से लेवल थोड़ा अलग है जीएस इकोनॉमी का। बिल्कुल। तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको कहीं ना कहीं वो टोन डाउन करना पड़ता होगा लेक्चर अपना जीएस इकोनॉमी के लिए। प्रिपरेशन फेज से हम पढ़ाने के फेज पे आ चुके हैं। हाँ। देखिए, जीएस इकोनॉमी, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बताऊं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रहा है, जिसमें बड़ा
जो लॉजिकल कॉनोटेशन या जैसे कॉरोलरी बोलते हैं वो निकलती है कि आप चलो इकोनॉमिक्स पढ़ा लो क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है। बड़ी ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं पढ़ाई भी कर रहा था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एंड इवन फॉर जीएस, तो उस टाइम पे मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड तो था बट उतना इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट पढ़ते पढ़ते कहीं डेवलप हुआ। तो मैंने ये रियलाइज करा कि सब्जेक्ट टेक्निकल है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को आप कितना आसान बना सकते हो। तो वो जो आसान वाला फैक्टर है वो मैंने शुरू करा ऑप्शनल के साथ और वो धीरे धीरे जीएस में सीप इन हुआ। तो जनरल स्टडीज इकोनॉमी में मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना वहां से शुरू हो गया था। तो कॉन्सेप्ट्स को मुझे अभी भी याद है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं पर्चियां बनाया करता था, जैसे हम दिल्ली की भाषा में फर्रे बोलते हैं, ठीक है, वो बनाया करता था और लिखा करता था रेपो रेट ये होता है, बैंक रेट ये होता है, इस तरीके से इतना ऑल्टर होता है। तो इट यूज्ड टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर रिविजन एंड तो मेरे फर्रे जो है वो बाकी मेरे दोस्त भी पीयर ग्रुप में भी यूज किया करते थे, उसकी फोटो खींच खींच के ले जाया करते थे। तो ऐसे मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ और इवेंचुअली जब मुझे पहला मौका मिला तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करी। तो आयुष, जैसे जीएस इकोनॉमी में जैसे आपने बीच में मेंशन भी किया कि काफी बच्चे और स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने इकोनॉमी नहीं पढ़ा ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, तो उनको चैलेंजेस वो फेस करते हैं इसको करने में। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब जैसे आपने मेंशन किया कि आप उसको इजी बनाते हो, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट अप्रोच? उनको कैसे पढ़ना चाहिए, इकोनॉमी को कैसे अप्रोच करना चाहिए? नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लिए ही मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच फॉर द स्टूडेंट्स हु डू नॉट इवन नो द ई ऑफ इकोनॉमी। राइट। तो ई ऑफ इकोनॉमी से मेरा मतलब ये है कि आप जिन स्टूडेंट्स का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, हम उनको लेके शुरू से आगे तक चलते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। इकोनॉमी शुरू होती है डिमांड एंड सप्लाई से। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट को पहले से पता होता है। आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देके उसको समझाना है कि भाई ये चीज जो है इसका प्राइस इस बेसिस पे बढ़ता है, क्योंकि प्राइसेस की नॉलेज सबको होती है। राइट। कि व्हेन द सप्लाई इज लिमिटेड द प्राइस वुड बी हाई बिकॉज डिमांड इज द सेम। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो है वो रियल एस्टेट प्राइसेस में दिखता है, वो सब्जियों के प्राइसेस में दिखता है, जो हमारे रोजमर्रे की चीजें हैं उनके प्राइसेस में दिखता है। सो वी टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्चुअली हम स्टूडेंट को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली उसे इतना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उनको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, दे शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। तो मेरा फोकस ये रहता है कि जितने साइंस बैकग्राउंड, मतलब मेजरली साइंस बैकग्राउंड ही हुआ क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कॉमर्स का स्टूडेंट मैं रह चुका हूं, हम लोग भी इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ते ही है, बट जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ते, स्पेशली मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड। तो उनको किस तरीके से ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए सो दैट दे आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी so much in depth that they end up wasting their time. So striking the right balance between what to study and what to ignore is where I step in. तो आयुष, अब एक बार यूपीएससी की तरफ रुख करते हैं। यूपीएससी के अंदर जो प्रीलिम्स के अंदर जीएस इकोनॉमी आती है, तो उसमें अब ओवर द इयर्स व्हाट डू यू थिंक हाउ द पैटर्न हैज चेंज्ड जीएस इकोनॉमी में? नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस इकोनॉमी से आते हैं आउट ऑफ 100 इन प्रीलिम्स। तो 15% वेटेज रहता है रफली। तो पहले क्या होता था, व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, स्टैटिक टॉपिक से पूरा पेपर आता था। करंट टॉपिक्स का जो कंट्रीब्यूशन होता था वो बहुत लिमिटेड होता था, और अगर होता भी था तो साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर को हम करंट में इंक्लूड नहीं करते, बट आर्ट एंड कल्चर की कोई चीज अगर पूछी जाती थी न्यूज़पेपर्स में तो वो चीज अपेयर हो जाती थी पेपर में, बट इतना ज्यादा करंट इश्यूज या करंट ट्रेंड नहीं हुआ करता था सब्जेक्ट में। लेकिन ओवर द इयर्स, इवन एज अ फैकल्टी सिंस 2014 टिल नाउ, आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जो कंट्रीब्यूशन है करंट टॉपिक्स का वो बहुत ज्यादा हो गया है। और करंट टॉपिक्स का भी कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ है कि आपको करंट इश्यूज भी स्टैटिक के साथ लिंक करा के पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, दोनों में। चाहे वो कॉन्सेप्ट आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का हो, चाहे कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव ग्रोथ का हो, चाहे कॉन्सेप्ट रेपो रेट का हो, फिस्कल पॉलिसी का हो, टैक्सेशन का हो, जीएसटी का हो, किसी भी चीज का हो। और इसके एग्जांपल्स आपको पिछले 5-6 साल के पेपर्स में दिख जाएंगे। और आयुष, अगर हम मेंस की बात करें, जैसे प्री में आपने काफी क्लियरली बताया कि कैसे चेंज हो रहा है, मेंस के अंदर हाउ इज द पैटर्न इवॉल्विंग ओवर द इयर्स? मेंस के अंदर पैटर्न जो है वो, मतलब पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेंस के सिलेबस को ध्यान से पढ़ें तो उसका सिलेबस बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। मतलब हार्डली किसी और कंपेटिटिव एग्जाम में आप सिलेबस इतना क्लियरली डिफाइंड करोगे फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखोगे
तो टॉपिक्स को बहुत सीरियसली लेती है यूपीएससी। उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की जो बनावट है उस बनावट में चेंज देखा गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। 2014 2015 मेंस में जो क्वेश्चंस आया करते थे इंडस्ट्री पे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे, लेबर पे, वो क्वेश्चंस ऐसे आते थे दैट व्हाई इज द शुगर इंडस्ट्री शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उस टाइम के हिसाब से सिंपल नहीं था, लेकिन अब जो है क्या हो गया है कि अब लेबर की जो ग्रोथ है वो कुछ कुछ पार्ट्स में देखी जा रही है। जो अभी हाल ही में 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, लेबर ग्रोथ इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में भी, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में, या फॉर दैट मैटर कैश क्रॉप्स की ग्रोथ में या कल्टीवेशन में कुछ जगह बहुत ज्यादा देखी जा रही है एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। उस टाइम से इस टाइम तक क्वेश्चन की जो स्कोप है वो वेरी कैसे करा है कि पहले आप क्रॉप स्पेसिफिक पूछते थे, अब आप जेनेरिक पूछ रहे हो। अब जेनेरिक में एज एन एस्पिरेंट हमारे ऊपर ड्यूटी है, या एज अ टीचर हमारे ऊपर ड्यूटी है ये गेस करना कि हम कौन सी इंडस्ट्री को फोकस करके उस पे आंसर लिखें। वहां तो उन्होंने आपको बोल दिया कि शुगर की इंडस्ट्री है, यहाँ पे वो आपको इंडस्ट्री नहीं बता रहे हैं, वो आपको इंडस्ट्री जेनेरिक वर्ड दे रहे हैं। आपको खुद गेस करना है, आपको ये देखना है पिछले 1 साल में आपने क्या पढ़ा है, 2 साल में क्या पढ़ा है, कौन कौन सी इंडस्ट्री स्विच कर रही है, और उसके हिसाब से आपको आंसर बनाना है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है स्टूडेंट्स के लिए, सब लोग ध्यान से सुन लें, वर्ड लिमिट इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। चाहे 150 वर्ड्स में आप लिख रहे हैं, 200 वर्ड्स में लिख रहे हैं, 250 वर्ड्स में लिख रहे हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में अगर आप लिख रहे हैं, यू हैव टू अडहेयर टू द वर्ड लिमिट एंड मीन्स। सबसे कॉमन गलती अच्छे से अच्छा स्टूडेंट, टैलेंटेड से टैलेंटेड स्टूडेंट्स, चाहे जितना आपने वेल प्रिपेयर करा हो, वो ये करते हैं कि वो वर्ड लिमिट को अडहेयर नहीं करते, जिसकी वजह से आपको अगर लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं तो लिमिटेड क्वेश्चंस में बहुत अच्छा स्कोर करने से बेटर है आप एवरेजली सारे क्वेश्चंस में स्कोर करें। और आई थिंक इस बार पेनल्टी मार्क्स वगैरह भी लगाने शुरू कर दिए हैं यूपीएससी ने। जी। तो दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें जो आयुष ने मेंशन किया कि वर्ड लिमिट को स्ट्रिक्टली अडहियर करें, और एक सर्टेन लेवल पे अगर आप पूरा पेपर अपना कर पाते हैं देन दैट्स द बेस्ट थिंग। तो आयुष ये बताएं, जैसे आपने चेंजिंग पैटर्न्स की बात करी, तो आप खुद कैसे प्रिपेयर करते हैं इन सब ये नए पैटर्न्स जो यूपीएससी इवॉल्व कर रहा है, इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये बताएं। जो टॉपिक्स जैसे मैंने बोला, मेंस के जो टॉपिक्स हैं, और यूपीएससी सिलेबस को बहुत सीरियसली लेती है, तो जैसे कोई भी और इंसान करेगा या टीचर करेगा, मैं गूगल पे टाइप करता हूँ, ठीक है, okay. लेकिन पेज 1 पेज 2 रिजल्ट्स के आगे अगर आप जाओ तो आपको डेप्थ मिलती है। देखिए गवर्नमेंट सोर्सेस को हम सीरियसली नहीं लेते, और एज एन एस्पिरेंट मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने बहुत सीरियसली लिया था जब मैं एस्पिरेंट था, लेकिन एज अ फैकल्टी मैंने समझा कि उसकी सीरियसनेस क्या है। एनसीईआरटी जैसी बेसिक चीज आज भी हम पढ़ने से बचते हैं, लेकिन जो मुफ्त में अवेलेबल है एक तरीके से ऑनलाइन, लेकिन जो और ऑथर्स की किताबें हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी ऑथर, हम कोशिश करते हैं कि हम वो खरीद के पढ़ें। अगर आप एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लोगे तो उसी में आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी कि आपको रेफरेंस बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। इसी से अगर मैं क्यों लूं और मैं आपको बताऊं, जितनी भी गवर्नमेंट सोर्सेज है और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं, एग्रीकल्चर जैसा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर आप उसमें गवर्नमेंट सोर्सेज लें, अगर आप कुरुक्षेत्र मैगजीन जैसी मैगजीन पढ़ें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट देखें, तो आपको मैक्सिमम चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी जो कि ऑथेंटिक सोर्सेज से आती है। राइट। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के आर्टिकल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स होते हैं, प्रोफेसर्स जो आईसीएआर में पढ़ाते हैं उनके आर्टिकल्स होते हैं। हमारी तैयारी वहीं से होती है, प्लस हम उसको कोरिलेट करते हैं सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि क्या पूछा जा रहा है। कोरिलेशन विद पीवाईक्यूज is something which is needed by every single aspirant. अब मैं समझ सकता हूं उसे एस्पिरेंट्स नहीं करते या वो कैसे करना है करना नहीं जानते। That is the place where faculties have to step in. वहां पे हमारा हार्डवर्क रिफ्लेक्ट होता है। और देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें हमें यह सोचना चाहिए कि पहला अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है। नो स्टूडेंट शुड थिंक कि पहला अटेम्प्ट हम ट्रायल पे दे रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ लेंगे। ये तो बड़ा कॉमन, आप जानते हैं ये चीज, ये है स्टूडेंट्स के दिमाग में। अब एज फैकल्टीज हमारा चैलेंज ये है कि हम पहले अटेम्प्ट को उनका ट्रायल अटेम्प्ट नहीं फाइनल अटेम्प्ट बनाएं। उसके लिए फैकल्टीज को मेहनत करनी चाहिए। तो प्रिपरेशन जर्नी, गवर्नमेंट सोर्सेज, गवर्नमेंट बुक्स, ऑथर्स who have already written in that field, who are experts of that field, plus previous year questions of UPSC। और अगर कोई सोर्स है तो आप वो सोर्स
इस तरीके से पढ़ें कि आप उसको एनकैप्सुलेट कर सकें 2, 3, 4, 5 पेजेस में इन अ समराइज्ड फॉर्म, जिसका रिवीजन आसान हो। वो मेरे लिए भी उतना ही अप्लाई करता है जितना स्टूडेंट के लिए करता है। तो आयुष, हमें ये बताएं कि लाइव कोर्स जो हमारा है उसके अंदर आप इकोनॉमी लेंगे, तो उसमें आपने इकोनॉमी किस तरीके से प्लान किया है? हाउ आर यू गोइंग टू टीच एंड यू हैव स्ट्रक्चर्ड द इंटायर कोर्स? देखिए, डुअल अप्रोच है। अप्रोच फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। सिलेबस जो है हम लोग देखते हैं मेंस का, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत क्लियरली स्टेटेड नहीं है, बट प्रीलिम्स इज प्योरली कॉन्सेप्चुअल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस, इट इज थ्योरेटिकल, फैक्चुअल, एज वेल एज टू सम एक्सटेंट कॉन्सेप्चुअल। अप्रोच दोनों की अलग इसलिए है क्योंकि प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट समझ के आपको एमसीक्यू बेसिस पे अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें आपके सामने आंसर होता है, आपको Right. सही टीका मारना होता है, यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। बट मेंस में हम ऐसा नहीं करते हैं। मेंस में हमें आंसर्स फ्रेम करने हैं, जिसके लिए हमें थोड़ी सी डेप्थ चाहिए, बहुत डेप्थ में नहीं बोलूंगा। वी रिक्वायर सम डेप्थ। Along with that some depth, we also require, we should be able to finish the entire answer in a limited time and word limit. Right. तो मेरी जो अप्रोच रहेगी वो ये अप्रोच रहेगी कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें थ्रू कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज, प्लस अगर उस कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है तो उससे हम मेक समझें कि यूपीएससी सोचता कैसे है। राइट। एक ही टॉपिक पे फाइनेंशियल मार्केट्स ले लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे, कैपिटल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, उस पे यूपीएससी का अपना ही ट्रेंड 20 साल में काफी चेंज हुआ है। 2001 में जिस तरह के सवाल आते थे सेम टॉपिक पे, 2021 में वैसे सवाल नहीं आते। तो कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से समझो कि आप दोनों सवालों का जवाब दे सको। तो चाहे उसे करंट से लिंक करना हो, चाहे उसे स्टैटिक टॉपिक में रखना हो, तो एज अ पर्सन हु इज टीचिंग मैं इस चीज का बहुत खास ख्याल रखने वाला हूँ। और उसके साथ साथ जो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उसमें फोकस जो है वो अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट। और आयुष, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा। जब हम मेंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आंसर राइटिंग इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है एग्जाम क्लियर करने में। तो आंसर राइटिंग आप किस तरीके से इसमें अप्रोच करेंगे अपने लेक्चर्स के दौरान? मैं उसी पे आने वाला था मोहित, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आंसर राइटिंग में मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को जो बताता हूँ वो ये है कि यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बीच का गैप ब्रिज करना है। इफ देयर इज अ गैप, हम लोग मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे, और अगर गैप नहीं है तो ही हम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये जो चीज है, इसी गैप को कम करने के लिए एक फैकल्टी का कंट्रीब्यूशन एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है। तो कहीं ना कहीं फिर से उसी चीज पे चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए राइट मेंटरिंग, एक तो हो गया टीचिंग, दूसरा हो गया मेंटरिंग, फोर्थ चेकिंग ऑफ द आंसर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी पूरी टीम जो है वो इसी तरफ फोकस करती है कि किस तरीके से आंसर्स को जो है आप उसकी बनावट किस तरीके से हो, मॉडल आंसर्स कैसे दिए जाएं, और स्टूडेंट को वो चीज मिले जो कि उनका क्वालिटी ऑफ आंसर इनरिच करे, और इवेंचुअली प्रिडिक्ट करना कहीं ना कहीं कि किस टाइप का क्वेश्चन अगले साल बन सकता है। Correct. वो प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं एक फैकल्टी की ड्यूटी है। देखिए, कोई भगवान नहीं है, अब हम एक्चुअली तो जानते नहीं है क्योंकि हम पेपर सेटर्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पिछले सालों के पैटर्न पे हम प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है और आने वाले टाइम में किस चीज पे सवाल आने की संभावना ज्यादा है। तो मेरी ये अप्रोच रहेगी स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, जिसे मैं डुअल अप्रोच कहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आयुष ने बताया, स्टडी आईक्यू के लाइव कोर्स के अंदर प्री और मेंस के हिसाब से आपको पूरा फाउंडेशन जो है जीएस का वो पढ़ाया जाता है। इसके अंदर डेली आंसर राइटिंग जो है वो होती है। हर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद एक प्रॉपर मेंस का टेस्ट लिया जाता है और उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करके आपको फीडबैक दिया जाता है। और साथ ही साथ जैसे मेंटरशिप के बारे में आयुष ने बोला, तो हर बच्चे को 1-to-1 मेंटरशिप जो है वो इस लाइव कोर्स में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी आयुष सर से इकोनॉमी पढ़ना है और अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं और बेसिक से चीज़ों को समझना है, तो स्टडी आईक्यू के प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, जो 14 नवंबर शाम को 6 बजे से शुरू हो रहा है। दोस्तों, ये बैच 2024 के बच्चों के लिए पहला बैच है, तो इस बैच का फ़ायदा उठाएं और आयुष सर से आप इकोनॉमी के जो सारी चीज़ें हैं वो सीखें और अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। तो आयुष, थैंक you so much for the discussion and welcome to Study IQ once again. Thank you And so hope much, students Mohit. get to benefit from your experience. Definitely, I'll Thank you. give my level best. Yeah, thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।